नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना की दूसरी लहर एक सुनामी की तरह आई है, जिसकी तीव्रता का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 10 फरवरी को भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या केवल 9,200 रह गई थी, जो कि बढ़ के 20 अप्रैल तक 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत ने 1 लाख केस प्रतिदिन से लेकर 3 लाख केस प्रतिदिन का आंकड़ा केवल और केवल 17 दिनों में पाया है। ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हैं। आज हालात ये हैं कि भारत में कोरोना के मरीजों को अपने इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भागना पड़ रहा है। उनको ना हॉस्पिटल में बेड मिल पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहे हैं और ना ही दवाइयाँ मिल पा रही हैं। हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कोरोना की इस दूसरी लहर से। सबसे पहले वैक्सीनेशन। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिलाना पड़ेगा ताकि उनमें हर्ड इम्यूनिटी बन पाए। जब तक लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी, तब तक भारत की विशाल जनसंख्या को कोरोना से मुक्ति दिलाना असंभव है। इजराइल में एक बहुत ही सफल वैक्सीनेशन अभियान चला, जिसके बाद आज वो देश कोरोना से मुक्ति के कगार पे है। अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ज़्यादा के नागरिकों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मगर इसके लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वैक्सीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। भारत सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ का आर्थिक ऋण देना एक बहुत ही अच्छा कदम है। अभी अभी भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और राज्य सरकारों को छूट दे दी है कि वो अपने अपने हिसाब से वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजीज बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके राज्यों में वैक्सीनेशन दिलाया जा सके। साल के शुरू में सब सही चल रहा था, केसेस लगातार कम हो रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ये जता रहे थे कि व्यापार के दृष्टिकोण से भी स्थितियां सामान्य हो रही हैं। उस समय किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वायरस वापस आएगा, और आएगा भी तो इतने खतरनाक रूप में आएगा। परिणाम ये हुआ कि हम सब बेफिक्र हो गए। हम लोगों ने मास्क ढंग से पहनने बंद कर दिए। हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल एक चिन गार्ड की तरह शुरू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो हम लोगों ने खूब धज्जियां उड़ाई। हम ही नहीं, हमारे नेताओं ने तो इसकी खूब धज्जियां उड़ाई जब उन्होंने अपने इलेक्शंस में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की, जिनमें भारी भीड़ उमड़ने लगी। उसके बाद उत्तराखंड में कुंभ मेले का विशाल आयोजन किया गया। इन सब चीज़ों का ये परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन सब की वजह से आज हमारे पास हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है और मेडिकल सप्लाईज की भी कमी हो चुकी है। आज हमारी राज्य सरकारों को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलके एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से वो हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दूसरी अनिवार्य मेडिकल सप्लाईज की एक इन्वेंट्री बना सकें, जिनकी ज़रूरत आने पे हम लोगों की मदद की जा सके। सरकार को चाहिए कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग जैसे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करे। जेनेटिक सीक्वेंसिंग के ज़रिए पॉजिटिव कोविड केसेस से ये पता लगाया जा सकता है कि वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है। यदि एक बार ये पता लग जाए कि वायरस म्यूटेट कैसे कर रहा है, तो सरकार अपनी वायरस की नीतियों में बदलाव ला सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और दूसरी संस्थानों को एक डाटाबेस बनाने की ज़रूरत है, जिसमें
वायरस के ज़रूरी पैरामीटर्स की जानकारी इकट्ठी की जा सके। इस जानकारी की मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि किन स्थानों में ज़्यादा इन्फेक्शन है और किन स्थानों में कम इन्फेक्शन है। ज़्यादा इन्फेक्शन वाले स्थानों में ज़्यादा असरदार वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फाइज़र की mRNA। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा होता है सीरो पॉजिटिविटी रेट। ये डाटा ये दर्शाता है कि किस मनुष्य में कितनी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। इसकी मदद से हाई सीरो पॉजिटिविटी रेट वाले इंसानों को वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी ना देके लो सीरो पॉजिटिविटी रेट वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाना ज़्यादा असरदार साबित होगा। आज ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये वक्त है सरकार और समाज को साथ चलने का, ताकि वो एक आम इंसान की जान बचा सके।